दोस्तों नमस्कार। आपने इस बात को जाना कि जो भारत में क्रिमिनल लीगल सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत क्यों थी। उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी, आप उसको देख सकते हैं। नहीं देखा हो तो वापस जाके देखें, आपके लिए अवेलेबल है। इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या मेजर बदलाव किए गए, क्या जरूरत थी, क्या परिस्थितियां थी, वो हमने चर्चा करी। लेकिन क्या बदलाव किए गए और किस तरह से किए गए, ये हम कुछ डिटेल में आज चर्चा करेंगे। और फिर हम बाद में चर्चा करेंगे जो हमारा सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें और इस कानून में क्या फर्क है। तो जैसे जैसे हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेजर चेंजेस एंड फीचर्स इन बीएनएसएस, टाइमली इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। तारीख पे तारीख हिंदुस्तान में एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग रहा है, लेकिन अब यह कहा गया है कि पुलिस मस्ट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस विद इन 90 डेज, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 90 डेज अगर कोर्ट से इजाजत मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि 180 दिन, 3 महीने प्लस 3 महीने, 180 दिन में इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पूरा करना होगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव टाइम हुआ है। ट्रायल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 3 years टू प्रिवेंट अनड्यू डिले। अब ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं, 2011 का केस अभी 2024 में हमने रिजॉल्व किया। 13 साल, 14 साल, 15 साल केस चले ही जा रहे। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें फरियादी इस दुनिया में ही नहीं रहा। अगर 5 लोग थे उस केस में तो 4 मर चुके हैं, 1 बचा रह गया, या उनके बच्चे केस लड़ रहे हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन केस लड़ी है और अभी तक फैसला नहीं हुआ। यह स्थिति भी भारत में रही है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ ईएफआईआर एंड वीडियो ट्रायल्स। अब आपको जरूरी नहीं है पुलिस थाने जाना, आपके साथ भी बात हो गई, आप ऑनलाइन जाइए एफआईआर फाइल कर सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट पोर्टल है, सारी जानकारी आप एफआईआर में दे सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि जो थाने में जाने का एक डर होता है कि पता नहीं पुलिस वाला कैसे बिहेव करेगा, कोई बात सुनेगा नहीं सुनेगा, किससे मिले जाए, वहाँ अधिकारी मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं डरा तो नहीं देगा, या किसी तरह का कोई विक्टिमाइजेशन तो नहीं होगा, रिश्वत तो नहीं ली जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल आम आदमी के दिमाग। इसीलिए ईएफआईआर से ये होगा कि आपकी क्लाइंट की जो जो आपकी शिकायत है वो तो दर्ज हो ही जाएगी विदाउट डिले। अब आप एफआईआर रात को करो, दिन में करो, आपको सुबह होने का इंतजार नहीं। जब घटना हो, जब आपको लगे कि तुरंत हमें करना है, आप कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। दूसरा, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड वीडियो ट्रायल्स। अब जब आदमी जोश में होता है, घटनाक्रम होता है, वहां का वीडियो बना लीजिए। सबके पास मोबाइल है, वीडियो बना लीजिए, बहुत बड़ा एविडेंस है। पहले इसको नहीं माना जाता था, पहले कहा जाता था पुलिस बताएगी, और पुलिस अक्सर ही होता था कि साहब सामने वाली पार्टी से मिल गई, इस तरह के आरोप लगते रहते थे। या पुलिस अधिकारी कहेगा जी ये तो एविडेंस हमने कलेक्ट नहीं किया, जानबूझ के उस एविडेंस को मिटा दिया गया। तो जहां पे भी घटना होती है आप तुरंत उसका वीडियो बना लीजिए, वो वैलिड एविडेंस है। इसीलिए ये सीरीज बनाने का पर्पज यही है कि आम आदमी इस बात को समझे कि कानून किस तरह से उनकी सहायता के लिए है। अगर हम कानून जानेंगे नहीं, अपने अधिकार नहीं जानेंगे, तो हम कैसे काम करेंगे। स्टूडेंट्स को ये पता रहे कि जब आप एविडेंस की बात कर रहे हैं तो वीडियो एविडेंस भी एक वैलिड एविडेंस है कानून के हिसाब से। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। अब जेब कतरा है, आपस में किसी ने जेब काट लिया, अब उसको क्या करेंगे। या आपस में सड़क पे झगड़ा हो गया दो लोगों में, आपको उनको सजा देनी है, आप क्या करेंगे, आप उनको जेल भेजेंगे या छोड़ देंगे। छोड़ देंगे अराजकता बढ़ेगी। आप जेल भेजेंगे एक छोटे से क्राइम के लिए कि जिसने थप्पड़ मारा था, पता लगा उसका 15 दिन 20 दिन बाद नंबर आ रहा है, तब तक वो आदमी परेशान है, उसकी नौकरी चली गई, परिवार बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। गलती हो जाती है छोटी छोटी, जिसको कहते हैं ना स्पर ऑफ मूवमेंट, एक्साइटमेंट में किसी ने ठोकर मारी, आपने बदले में थप्पड़ मार दिया। अब इस स्थिति में कानून क्या करे। इसीलिए छोटे पेटी क्राइम्स को मैनेज करने के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कम्युनिटी सर्विस। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुद्वारों में इवन नेताओं तक को, जिनको आप कह सकते हैं धार्मिक स्थल, उनचित के लिए बड़े बड़े नेताओं को कहा जाता है आप कार सेवा करिए। कार सेवा में वो क्या होता है, वो उस जगह बैठते हैं, यहाँ तो लंगर में काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, उनके बर्तन धोते हैं, या उनके जूते पॉलिश साफ करते हैं, और जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। ये सजा का पर्पस सिंपल था, ये रियलाइज कराना कि जो आपने किया है वो गलत है।
वहां पनिशमेंट का पर्पस किसी को परेशान करना नहीं है, रियलाइज कराना है कि आपने जो किया है वो गलत है, अगली बार ध्यान रखिएगा। और ये एक मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए और लोगों को भी पता लग जाए कि इस आदमी ने गलती की थी। तो ये एक तरीका है समाज को सुधारने का। प्रोविजंस अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मॉब लिंचिंग नाउ ए पनिशेबल ऑफेंस। पहले समझ में नहीं आता था किस पे केस दायर कर, किसने मारा, किसने किया, क्योंकि हमारे पास जो कानून थे वो असक्षम थे, वो पूरी तरह से इस मुद्दे को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है। इसके साथ ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट और साइबर क्राइम के लिए कानून बन गए हैं और सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस बातों को भी इस कानून में एडजस्ट किया गया है कि अगर इस तरह के क्राइम होते हैं तो उनका प्रोसीजर क्या होगा। विटनेस प्रोटेक्शन, विक्टिम राइट्स। Witness protection measures to safeguard those testifying against criminals and better access to compensation and legal support. अब विक्टिम है, आपने उसको परेशान कर दिया, वो जेल चला गया गलती से, अब उसको आपने जेल से निकाल दिया, या आपने किसी को परेशान किया, अब आपने सजा तो दे दी क्रिमिनल को, विक्टिम का क्या हुआ? विक्टिम को कौन कंपनसेट करेगा? उसका जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? ये कानून अभी तक नहीं था। इसी तरह से अगर आप विटनेस की बात करते हैं तो लोग विटनेस क्यों नहीं बनना चाहते थे? क्योंकि उनको तंग किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था पुलिस द्वारा, सामने वाली पार्टी के द्वारा। अब कानून ये कहता है कि नहीं, हमें विटनेस प्रोटेक्शन भी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो स्ट्रिक्टर बेल एंड कस्टडी प्रोविजंस फॉर रिपीटेड ऑफेंडर, बेल कंडीशंस आर मोर स्ट्रिंजेंट। अब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, रोज दंगा करता है, मान लीजिए उसको आसानी से कोर्ट से सजा हो जाए, मतलब बेल मिल जाती थी कि ठीक है, डांट दिया कोर्ट ने कि अगली बार मत करना, वो ठीक है सर मैं चला जाता हूँ, जेब कतरा है, चला गया, फिर जेब काटने लगता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर कोर्ट उसको माफ कर देता है, फिर जेब काटता है, फिर माफ कर दे। कब तक? एक आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, आपने सुना होगा बहुत सारी मूवीज में, कैसे जेल आना जाना तो हमारा रोज का काम। सवाल इस बात की है कि ऐसा क्यों था? क्योंकि कानून ऐसे थे कि अपराधी को डर ही नहीं लगता था, उनकी आदत बन गई थी क्राइम करना, जाना, हाजिरी देना, वापस आना। A person can be placed in police custody multiple times within first 40 days of their arrest, previously allowed only once. अब आप उसको बार बार रख सकते हैं, नहीं तो पहले ये था कि साहब आपको तो बेल मिली हुई है, अब आप नहीं जाएंगे, आपको छोड़ दिया कोर्ट ने, अब आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? तो काफी गैप्स थे, क्राइम बढ़ रहे थे लेकिन न्याय नहीं मिल रहा था, इसको लेके चिंता थी। लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई, तो क्या हुआ? फॉरेंसिक एविडेंस फॉर सीरियस क्राइम्स। अब ये फॉरेंसिक टीम विजिट मैंडेटरी फॉर क्राइम्स विद पनिशमेंट फॉर 7+ years ऑन इम्प्रिजनमेंट टू स्ट्रेंथन एविडेंस कलेक्शन। अब अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है किसी भी क्राइम में, फॉरेंसिक टीम को वहां जाना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि अब अगर आपके पास सीरियस क्राइम है तो उसके लिए आपको उतने ही क्रेडिबल एविडेंस चाहिए, उसमें आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा ही एक फॉरेंसिक लैब गांधीनगर में, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है भारत सरकार ने, मैं उसको विजिट करके आया था, वहाँ के बच्चों से मिला, फैकल्टी से मिला। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज आज हमारे पास है दुनिया में, जिससे जो क्राइम करने वाला है आप उसको भागने का मौका नहीं दे सकते। तो इनकी भी समाज में जरूरत थी, इस तरह की टेक्नोलॉजी की, जिस पे हमको काम करना है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रावधान हैं, स्पेसिफिकली क्या चेंजेस हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि जो नया कानून बना है BNSS, उसमें क्या प्रावधान थे। जो पुराना कानून जानते हैं दोस्त, उनके लिए एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि दोनों कानूनों में मेजर बदलाव क्या हुए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पहले वाला था, उनमें क्या फर्क हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अब हम मॉडर्नाइज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हमें कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे आपको सीआरपीसी की डिटेल मिलेगी, वहां BNSS की मिलेगी। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पहले कोई टाइमलाइन नहीं थी, इसीलिए केस डिले होते थे। यहाँ पे टाइमलाइन फिक्स कर दी है, जैसा हम पहले पर चर्चा कर चुके हैं। 90 डेज में पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए, नहीं होती है तो एडिशनल 90 डेज कोर्ट की अप्रूवल से मिलेगा। ट्रायल ड्यूरेशन पहले कोई फिक्स नहीं था, सालों साल चलती थी प्रक्रिया, अब 3 साल का टाइम नए कानून में दिया गया है।
पुलिस कस्टडी में रूल ये था कि आप 15 दिन से ज्यादा पुलिस में नहीं रख सकते। पहले आप पुलिस कस्टडी थी, फिर आप उसको जुडिशियल कस्टडी या किसी और तरीके से आप उसको जेल भेज देते थे या रिहा करना पड़ता। लेकिन अब पुलिस को 40 दिन का टाइम दिया गया है और अब मल्टीपल इंटरवल्स पे आप उसको अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के लिए रोक सकते हैं। एफआईआर फाइलिंग, पहले आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। आपको मैंने बताया कि किस तरह से लोग पुलिस के पास जाने से डरते थे और क्राइम झेलते रहते थे। अब आप ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं, जो पहले प्रोविजन नहीं था। फॉरेंसिक एविडेंस पहले मैंडेटरी नहीं था इन्वेस्टिगेशन के लिए, एविडेंस के लिए, इसलिए बहुत बार अपराधी छूट जाते थे क्योंकि साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं था, मैनिपुलेशन हो जाता था। अब अगर 7 साल से ऊपर कोई क्राइम, 7 साल से ज्यादा की सजा है किसी क्राइम में, वहां पे फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी है। बाकी जगह भी आप कर सकते हैं लेकिन वहां पे मैंडेटरी है। बेल प्रोविजन पहले स्टैंडर्ड था फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, वहां ये नहीं देखते थे कि साहब ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है या पहली बार हुआ है। अब इस बात का भी संज्ञान लिया गया है कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार अपराध कर रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ी कड़ी निगाह रखनी होगी। कम्युनिटी सर्विस, इस तरह का पहले कोई प्रोविजन नहीं था। आपने जेब काटी, सड़क पे झगड़ा हुआ, उठा के सीधा आपको जेल भेज दिया जाता था। जेल पे लोड बढ़ता था, सरकार के खर्चे बढ़ते थे, कोर्ट्स में प्रेशर बढ़ता था। अब एक कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है कि माइनर ऑफेंसेस के लिए हम आपको कम्युनिटी सर्विस देंगे। मॉब लिंचिंग के लिए पहले कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था। डेथ हो जाती थी तो ऐसे डेथ उसका इन्वेस्टिगेशन होता था, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल होता था तो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता था। लेकिन अब मॉब लिंचिंग की बात आई है और उस पर पनिशमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। साइबर एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, ये पहले इस तरह की घटनाएं कम थी, अब ये बहुत आम बात हो गई है। इस तरह के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, इसीलिए इनको रोकने के लिए भी कानून की जरूरत थी, जो नए कानून में बीएनएसएस में हमारे सामने है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पहले बहुत लिमिटेड था, कहीं फोटो देख ली, कहीं अखबारों का प्रिंट आउट देख लिया, कुछ हो गया। लेकिन अब एनकरेजेस वीडियो ट्रायल्स, इलेक्ट्रॉनिक समन्स एंड डिजिटल एविडेंस। इसीलिए अब हर जेब में मोबाइल है, आप यूज कर सकते हैं क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कोर्ट में और पुलिस को हेल्प कर सकता है। विक्टिम राइट्स एंड विटनेस प्रोटेक्शन, पहले लिमिटेड विक्टिम पार्टिसिपेशन था और विटनेस प्रोटेक्शन नहीं होता था, विटनेस को धमकाया जाता था। आपने देखा है बहुत बार लोग कहते थे क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हो, सामने वाली पार्टी आपको तंग करेगी। अब ऐसा नहीं है, अब कंपनसेशन है विक्टिम के लिए और विटनेस के लिए प्रोटेक्शन भी कानून में दिया गया है। इसीलिए पूरा अप्रोच क्या रहा, ताकि फास्टर जस्टिस हो, इम्प्रूव लॉ एनफोर्समेंट, बेटर क्राइम प्रिवेंशन, विटनेस सेफ्टी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो नया कानून है, जो सीआरपीसी को बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सरकार लेके आई है, उसका पर्पज ये है कि आम आदमी को क्राइम से छुटकारा मिले और अगर क्राइम होता है तो जल्दी से अपराधी को सजा मिले। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि नया कानून लाने की क्यों जरूरत हुई और मेजर चेंजेस उनमें क्या थे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई इश्यूज है, दिमाग में कोई जिज्ञासा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए सवाल ज्यादा है, उस पर अगर एक वीडियो और बना सके तो हम बनाएंगे। अगर छोटे सवाल हुए तो वहीं पे हम जवाब दे देंगे। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अपना ध्यान रखिए। फिलहाल बंद है।